हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इस बिंदु में हम बात करेंगे बाबर द्वारा जो भारत में खानवा का युद्ध लड़ा गया, उस खानवा के युद्ध में क्या घटनाएं रही और किस प्रकार इस घटनाओं में परिणाम रहे, उस पर हम चर्चा करेंगे। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। ये आप सभी जानते हैं कि यह युद्ध निर्णायक युद्ध था। बाबर और राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध की क्या घटनाएं रही, उस पर हम बात करेंगे। राणा सांगा और बाबर के मध्य में खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का निश्चय करना था। राणा सांगा का विचार था कि बाबर अन्य आक्रमणकारियों की भांति भारत से धन लूटकर वापस लौट जाएगा, मगर जब बाबर ने भारत में ही रहने का निश्चय किया तो उसने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को सुल्तान घोषित कर दिया, जिससे अन्य असंतुष्ट अफगान नेता भी राणा सांगा से आ मिले। M.R. शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि यह मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं का युद्ध नहीं था, बल्कि संपूर्ण देश के शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा था। राणा सांगा अपने प्रभाव को संपूर्ण देश में फैलाना चाहता था। सिंधु व गंगा घाटी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए असहनीय थी। वह बाबर को भारत से बाहर निकालना या कम से कम उसे पंजाब तक सीमित कर देना चाहता था। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी, आलम खां लोदी व हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया। दूसरी ओर बाबर भी राणा सांगा को पराजित किए बिना भारत में स्वयं को सुरक्षित नहीं समझता था। अफगानों के राणा सांगा के साथ आ जाने से बाबर का सांगा से युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। उसने युद्ध का बहाना ढूंढने के लिए राणा सांगा पर समझौते के तोड़ने का आरोप लगाया कि उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसका साथ देने का वादा किया था, जिसे उसने नहीं निभाया। कुछ इतिहासकारों ने बाबर के कथानुसार राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए इसे खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण माना है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा सांगा धौलपुर व खातौली के युद्धों में इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर चुका था, अतः उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि दोनों के मध्य शत्रुता का कारण कुछ सीमा तक धर्म था। राणा सांगा स्वयं को हिंदुओं का नेता समझता था, जबकि बाबर इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, अतः दोनों के मध्य संघर्ष होना आवश्यक हो गया था। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध के लिए राजस्थान के सभी शासकों को आमंत्रित किया। कहा जाता है कि राजपूत राजा और 104 सरदार उसके झंडे तले एकत्रित हो चुके थे। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी व अनेक अफगानों ने इस उम्मीद से राणा सांगा का साथ दिया कि यदि उसने बाबर को पराजित कर दिया तो अफगानों को दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त हो जाएगा। लगभग सभी प्रमुख राजपूत राज्यों ने राणा सांगा की सहायता के लिए सेनाएं भेजी। राणा सांगा और बाबर से युद्ध करने के लिए
जनवरी 1527 के अंत में चित्तौड़ से रवाना हुआ। राणा सांगा की शक्ति से भयभीत होकर बाबर ने रायसीन के शासक सलहदी तंवर के माध्यम से संधि करने का प्रयास किया, जिसे राणा सांगा ने स्वीकार नहीं किया। सांगा ने आगे बढ़कर बयाना पर अधिकार कर लिया। बाबर ने बयाना के गवर्नर मेहदी ख्वाजा की रक्षार्थ सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जो राजपूत सेना के आगे टिक नहीं सकी। मेहदी ख्वाजा और राजपूत सेना से युद्ध करने वाले बाबर को सैनिकों ने राजपूतों के साहस और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि इन लोगों ने राजपूतों की वीरता की प्रशंसा करके सेना में सनसनी फैला दी। बाबर भी राणा सांगा से युद्ध करने के लिए रवाना होकर सीकरी आ पहुंचा। उसने एक सैन्य दल राजपूतों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए भेजा, जो बुरी तरह पराजित हुआ। इसी समय काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि यदि मुगल सेना पूर्व दिशा से युद्ध करने जाएगी तो उसकी पराजय होगी। अतः बाबर की सेना में घोर निराशा फैल गई। इस विषम परिस्थिति में बाबर ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए नाटकीय ढंग से मदिरा का त्याग कर दिया। उसने सोने चांदी के मदिरा पात्र धरती पर उड़ेलकर उन बर्तनों को तोड़वा डाला। उसने मुसलमानों पर तमगा कर यानी सीमा शुल्क हटा दिया। उसने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित कर दिया। बाबर ने जीवन की नश्वरता पर भाषण देते हुए अपील की कि अमीरों तथा सैनिकों, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में आता है नाशवान है। सम्मान पूर्वक मरना अपकीर्ति लेकर जीने से अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमें इस कार्य में नियोजित किया है। यदि हमारी हार हो जाती है तो हम शहीदों की तरह मरेंगे, और यदि हम विजयी होते हैं तो समझ लो कि हमने उस परमात्मा के पवित्र उद्देश्य को पूरा किया है। इसलिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर हमें शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि हम ऐसी शानदार मृत्यु से मुंह नहीं मोड़ेंगे, और जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम युद्ध से विमुख नहीं होंगे। बाबर की इस अपील का उसके सैनिकों और अमीरों पर गहरा प्रभाव पड़ा, और प्रत्येक ने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग का वचन देते हुए अंत तक युद्ध में लड़ने का वचन दिया। इससे बाबर की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार इसी अवसर पर बाबर ने खानवा के युद्ध का स्वदेश लौटने के इच्छुक सैनिकों को लौटाने की अनुमति देने का भी आश्वासन दे दिया। इसके बाद बाबर खानवा पहुंचा, जो भरतपुर जिले का एक गांव है। राणा सांगा वहां पहले ही पहुंच चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। बाबर के अनुसार राणा सांगा की सेना में 2 लाख सैनिक थे, लेकिन वास्तविक सैनिक 80,000 से अधिक नहीं रहे होंगे। रशपुर ने बाबर की सेना में
8-10 हजार सैनिक ही बताए हैं। वह बाबर और राणा सांगा की सेनाओं का अनुपात 1:8 बताता है, जो विश्वसनीय नहीं लगता है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव का मानना है कि बाबर की सेना 40,000 से कम नहीं रही होगी। श्रीवास्तव ने बाबर व सांगा की सेना की का जो अनुपात बतलाया है वह 1:2 है। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना पानीपत के समान ही की थी। सबसे आगे के मोर्चे पर बिना बैल की बैलगाड़ियां थीं, जिन्हें लोहे की जंजीरों से आपस में बांधा गया था। बाबर सेना के मध्य भाग में रहा। चिंतेमूर और खुसरो कोकलताश उसके दाहिने ओर थे। सेना के दाहिने पक्ष में हुमायूं व दिलावर खां तथा बाएं पक्ष में मेहंदी ख्वाजा थे। दाएं और बाएं तुलगुमा दल तैयार थे। गाड़ियों के पीछे तोपखाना था, जो पहिएदार तिपाहियों पर रखा गया था ताकि वह भागे पीछे घूम सके। आगे पीछे घूम सके। खानवा के युद्ध में बाबर के तोपखाने की कमान निजामुद्दीन खलीफा के हाथ में थी। राणा सांगा ने परंपरागत रूप में सेना को 4 चरणों में या 4 भागों में विभाजित किया था। पहला अग्रगामी रक्षक, दूसरा मध्य पक्ष, तीसरा दाहिना पक्ष और चौथा बायां पक्ष था। राणा सांगा स्वयं हाथी पर सवार था। उसने सैन्य संचालन का दायित्व संभाला। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे के लगभग युद्ध प्रारंभ हुआ। सांगा ने बाबर के दाएं पक्ष पर भयानक आक्रमण किया, परंतु मुगल तोपों ने राजपूती सेना का भारी संहार किया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी समय बाबर ने मध्य भाग के सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया। तोपखाने ने भी राजपूत सेना पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। बाबर के तुलगुमा दल ने भी दाएं बाएं से आगे बढ़कर राणा सांगा की सेना को घेर लिया। मुगलों की सुरक्षित सेना भी इस अवसर पर निकल आई और राजपूत सेना पर टूट पड़ी। राजपूतों ने अदम्य साहस के साथ मुगल सेना के केंद्रीय पक्ष की ओर, जहां बाबर खड़ा हुआ था, बढ़ना जारी रखा, मगर मृत्यु से भी भय न खाने वाले राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। राणा सांगा स्वयं घायल होकर मूर्छित हो गया। उसे कुछ राजपूत सरदार पालकी में डालकर युद्ध भूमि से दूर ले गए। तोपखाने की मार से राजपूत सेना छिन्न भिन्न हो गई। इसी समय सलहदी तंवर और नागौर का खानजादा राणा का पक्ष त्याग कर बाबर से जा मिला। इससे राजपूतों का रहा साहस भी समाप्त हो गया और बाबर, जो विजय की ओर से निराश हो चुका था, युद्ध में विजयी हुआ। अगले दिन बाबर ने राजपूतों के कटे सिरों का ढेर लगाकर खुशी मनाई और गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले जाने पर उसके हमशक्ल हलबंद के शासक अज्जा ने राजसी विरोधियों के साथ गजारूढ़ होकर सेना का नेतृत्व किया। खानवा के युद्ध के क्या परिणाम रहे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। S.R. शर्मा ने खानवा के युद्ध पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि राजपूत प्रभुत्व का संकट
जो भारतीय मुसलमानों पर पिछले 10 वर्षों से मंडरा रहा था, सदैव के लिए टल गया। राजपूतों का संघ विखंडित हो गया और समस्त उत्तरी भारत पर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न टूट गया। इसके बाद राजस्थान के राजपूत शासकों ने उत्तरी भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का पुनः प्रयास नहीं किया। बाबर के मारे मारे फिरने के दिन समाप्त हो गए। उसे भारत में अब अपने नए राज्य और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आगे नहीं लड़ना था। अब उसे केवल अपने राज्य विस्तार या विरोधियों के दमन के लिए ही युद्ध करना था। रशब्रुक विलियम्स के अनुसार अभी तक हिंदुस्तान पर अधिकार बाबर के बाबर के शौर्य कृत्यों का केवल एक अध्याय ही था, किंतु इसके बाद यह उसके शेष जीवन की सरगर्मियों का एक प्रमुख राग बन गया। और इस युद्ध के पश्चात बाबर के लिए एक महत्व की बात यह थी कि उसे युद्धों के कारण अपने जीवन और राज्य को संकट में नहीं डालना पड़ा। इस विजय के बाद उसकी शक्ति का केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया था। खानवा के युद्ध ने अफगानों को भी निराश नहीं किया। राजपूत शक्ति के दुर्बल हो जाने से भविष्य में उनकी सहायता से अफगानों का राज्य प्राप्ति का सपना चकनाचूर हो गया। हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया। आलम खां और महमूद लोदी भाग गए। सैनिक दृष्टि से एक बार फिर इस युद्ध ने भारत की परंपरागत युद्ध प्रणाली पर बाबर की युद्ध प्रणाली, व्यूह रचना एवं सैन्य रणनीति की श्रेष्ठता भी स्थापित कर दी थी। इस प्रकार खानवा युद्ध के परिणाम रहे। खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, उनका वर्णन निम्नानुसार है। बाबर की सैन्य कुशलता, उसकी श्रेष्ठ युद्ध नीति, सैन्य संचालन एवं तोपखाने ने उसे राणा सांगा के विरुद्ध जीत दिलाई। बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति एवं रिजर्व सेना ने राजपूतों की कमर तोड़ दी। उसके तोपखाने एवं घुड़सवारों के मध्य इतना अच्छा तालमेल था कि उनके समक्ष राजपूतों की गज सेना एवं पदातियों की एक न चल सकी। राजपूत सेना किसी एक नेता के अधीन नहीं थी। ये अनेक राजाओं और सरदारों की मिलीजुली सेना हुआ करती थी, जिसकी अपनी अपनी युद्ध प्रणाली एवं अपने अपने युद्ध के तरीके थे। इनकी युद्ध प्रणाली में आपसी तालमेल की कमी थी। राजपूत सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक थी, जो बाबर के घुड़सवारों के सामने कभी नहीं ठहरते थे। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में राजपूतों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राणा सांगा ने बाबर की युद्ध नीति का अध्ययन किए बिना उसके विरुद्ध एक साधारण शत्रु के समान परंपरागत युद्ध प्रणाली अपनाई, जो कि बाबर की युद्ध प्रणाली के सामने टिक नहीं सकी। बाबर की सैनिक मोर्चाबंदी और गाड़ियों की कतारों से अपनी सेना की सुरक्षा करना राजपूतों के लिए एक नई चीज़ थी। इस प्रकार खानवा का युद्ध बाबर ने जीता और भारत में अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो बाबर का मुकाबला कर सके। उपयुक्त बिंदु में या टॉपिक में हमने बाबर
द्वारा लड़े गए भारत में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया उस पर चर्चा की है। खानवा के युद्ध की घटनाएं क्या रही, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, इस पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।